नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में वर्णित टॉपिक RCC के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। यह पूरा पाठ हम 2 हिस्सों में कवर कर रहे थे। पहले भाग में हमने जाना था कि RCC क्या होता है, इसको बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, मसलन इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। उसके बाद हमने मिक्स के बारे में बात की थी। मिक्स में हमने देखा था नॉमिनल मिक्स और फिर हमने डिज़ाइन मिक्स की बात की थी। डिज़ाइन मिक्स में हमने बात किया था आपको IS कोड 10262 का इस्तेमाल करना पड़ता है और साथ ही साथ उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है IS 383 की, जो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स के बारे में जानकारी देता है और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और जो एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में जानकारी हमें IS 456 से मिलती है। तो इन 3 कोड को इस्तेमाल करके हम कोई भी मिक्स डिज़ाइन करते थे। इसके बाद हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और वर्केबिलिटी टेस्ट किया था कंक्रीट का, उसके बारे में विस्तृत रूप से जाना था। इस दूसरे भाग में हम जानने का प्रयास करेंगे कि बीम हमारे पास कितने प्रकार की होती है, उसके महत्व क्या क्या हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए हम अपने दूसरे भाग के साथ शुरुआत करते हैं और बीम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि बीम यानी कि धरन किसे कहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि बीम एक सिविल निर्माण कार्य या सिविल निर्माण संरचना में एक ऐसा अवयव, एक ऐसा एलिमेंट है जिस पे लोड जो है उसके मेन एक्सिस, मुख्य एक्सिस यानी मुख्य अक्ष पे न लग करके उसके पार्श्व दिशा में लगता है। तो ये हमें समझ लेने की ज़रूरत है। जैसे अगर मैं इसको बीम मानूँ, इस पेन को, और ये अपने हाथ को सपोर्ट मानूँ, तो देखिए आप इसमें जो मुख्य एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, लेकिन लोड कहाँ लग रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। इस बीम में जो इस एलिमेंट में जिसे बीम कहते हैं, हम उसमें शियर, टॉर्सन, बेंडिंग जैसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। इसमें हम सपोर्ट कंडीशंस को थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बताऊं कि एक ये सिंपली सपोर्टेड बीम का उदाहरण मैंने लिया है, जिसमें एक एंड पे मैंने हिंज्ड सपोर्ट और दूसरे एंड पे हमने रोलर सपोर्ट लगाया है। यहाँ पे जो लोड है वो ऊपर से लगा हुआ है इस दिशा में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जान लेने की ज़रूरत है कि जो इसका एक्सिस है वो इस दिशा में है, यहाँ पर है। अब जो लोड लगा हुआ है, देखिए इस एक्सिस पे नहीं लगा हुआ है, लोड इसके पार्श्व दिशा में लगा हुआ है। तो ऐसा मेंबर अगर आपको कहीं दिखे तो आप उसको बीम की श्रेणी में आप रख सकते हैं। देखिए, जब ये इस प्रकार से लोड लगता है तो हमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ देखने के लिए मिलती है, जिसे हम बेंडिंग पैटर्न बोलते हैं। देखिए, जब ये लोड लगेगा तो ये संभव है कि बीम हमारी कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी। अगर बीम इस तरीके से बेंड हुई, ये जो शेडेड पोर्शन मैं अभी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर बीम इस तरीके से बेंड हुई तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो न्यूट्रल एक्सिस है, जो इसकी एक्सिस है, उसके ऊपर के जो फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो इसलिए इस जोन को हम संपीड़न क्षेत्र, संपीड़न जोन या फिर कंप्रेसिव जोन कह सकते हैं। वहीं अगर इसके आप बॉटम में देखेंगे तो इसके जो फाइबर्स हैं, जो इसमें पार्टिकल्स है, जो भी इसमें मटेरियल है, वो दूर दूर जाने का प्रयास कर रहा है। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये कौन सा जोन है, टेंसाइल जोन है, तनन क्षेत्र है। तनन क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए हमें स्टील देना पड़ता है और कंप्रेसिव जोन को मजबूती प्रदान करने के लिए हमें एक मजबूत कंक्रीट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस चित्र से आप समझ गए कि अगर लोडिंग पैटर्न इस तरीके से, सपोर्ट कंडीशंस नीचे से यानी सपोर्ट रिएक्शन नीचे से इस तरह मिल रहा हो और जो अप्लाइड लोड हो वो ऊपर से इस तरह से लग रहा हो, तो जो बेंडिंग पैटर्न होगा हमारे पास बीम में, जो डिफॉर्मेशन पैटर्न होगा वो इस शेडेड पोर्शन की तरह होगा, जिसमें ऊपर की तरफ कंप्रेशन और नीचे की तरफ टेंशन जोन बनेगा। कंप्रेशन जोन को मजबूत करने के लिए हमें कंक्रीट की ज़रूरत पड़ती है और टेंसाइल जोन को मजबूत करने के लिए हमें ऐसे मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है जिसका तनन सामर्थ्य ज़्यादा हो। तो यहाँ पर जो RCC में हम सबसे ज़्यादा यानी रीइंफोर्समेंट कंक्रीट में जिस मटेरियल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तनन क्षेत्र में, वो हमारे पास स्टील है। कई तरीके की स्टील हमारे पास उपलब्ध है, अमूमन 3 ही प्रकार की है जिसे हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक तो MS बार है, माइल्ड स्टील बार है, जिसे हम FE 250 भी कहते हैं, जिसका FY यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 250 न्यूटन पर mm² है। वहीं हम हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार का HYSD बार का इस्तेमाल करते हैं, जो FE 415 FE 500 में मौजूद है।
तो इस प्रकार से हमने बीम के बारे में थोड़ा जाना और आगे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि बीम कितने प्रकार की होती है। जिसमें पहले मैं बात करूंगा कैंटिलीवर बीम सेक्शन की। कैंटिलीवर बीम कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जिसका एक सिरा जो ए है वो क्या है, किसी दीवार में, इसको हम वॉल कह सकते हैं, वॉल या किसी कॉलम में रिजिडली फिक्स्ड है। देखिए ये यहाँ पे क्या है, मजबूती से फिक्स है। अगर इस तरीके का सपोर्ट होता है तो वहाँ उसको हम फिक्स्ड सपोर्ट बोलते हैं। फिक्स्ड सपोर्ट की एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पर 3 कुल रिएक्शंस आपको मिलते हैं। कौन कौन से रिएक्शन मिलते हैं? एक तो वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि यह बीम जो है, ये सपोर्ट जो है, इस बीम का जो सिरा ए है, छोर ए है, उसको ये नीचे कभी नहीं जाने देगा, तो वर्टिकल सपोर्ट हो गया। दूसरा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है, जिसको अगर मैं एच से दिखाऊं तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ये हमारा फिक्स्ड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि बीम हमारी लेफ़्ट राइट मूव नहीं कर सकती। उसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन हमें मिलता है फिक्स्ड सपोर्ट के साथ, जिसको हम कहते हैं मोमेंट का रेजिस्टेंस। मोमेंट का रेजिस्टेंस क्या है? अगर यह बीम इधर की तरफ झुकना चाहेगी तो यह जो सपोर्ट है ये इसके उल्टी दिशा में एक रोटेशन लगाएगा और वो बीम को उसी स्थिति में रखने का प्रयास करेगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं कि ये अगर हाथ को मेरे फिक्स सपोर्ट आप माने और इस पेन को बीम माने, तो देखिए ये अगर इसके साथ पूरे मजबूती से जकड़ा हुआ है, सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे लोड लगेगा इसकी वजह से ये नीचे नहीं जाएगा, और जब ये नीचे नहीं जाएगा तो वर्टिकल रिएक्शन हम मान सकते हैं। फिर कोई अगर एंगुलर लोड लगा हुआ है, क्षैतिज लोड लगा हुआ है, तो ये उसकी वजह से बगल में भी मूव नहीं करेगा, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मान सकते हैं। फिर इस लोड की वजह से जो रोटेशन होना है, देखिए अगर मैं यहाँ लोड लगाऊंगा तो ये पेन इस तरीके से घूमेगा, इस सपोर्ट पे एक रोटेशन मिल रहा है, तो ये फिक्स सपोर्ट क्या करता है, इसको उल्टी दिशा में एक रोटेशन ये भी लगा करके ये एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसको MOR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मोमेंट कह सकते हैं हम। तो फिक्स्ड बीम के कैंटिलीवर बीम के साथ ये ज़रूरी है कि एक एंड क्या हो, फिक्स्ड हो, और दूसरा जो छोर हो वो हवा में फ्री हो। तो अगर ऐसी सपोर्ट कंडीशंस है तो उसको हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। अगर हम सिंपली सपोर्ट बीम की बात करें तो वहाँ पे एक एंड पे पिन सपोर्ट और दूसरे एंड पे रोलर सपोर्ट होता है। पिन सपोर्ट में देखिए सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन मिलता है और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलता है। अगर मैं वर्टिकल रिएक्शन को R से और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को H से दिखाऊं तो पिन सपोर्ट पे क्या मिलता है आपको, या हिंज्ड सपोर्ट इसको कहते हैं अगर आप इसको समझना चाहें। तो हिंज्ड सपोर्ट पे आपको 2 रिएक्शंस मिलते हैं। क्या क्या होते हैं वो वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होते हैं। यहाँ पर कोई भी रोटेशन के प्रति रिएक्शन नहीं मिलता है। मसलन अगर पिन इस तरीके से हिंज सपोर्ट है तो देखिए ये तो नीचे की तरफ या लेफ़्ट राइट नहीं मूव करेगा, बट यहाँ पर अगर हमने लोड लगाया और रोटेशन होने का प्रयास कर रहा है तो ये पूरी बीम रोटेट कर जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। वहीं दूसरे एंड पे आपको रोलर दिख रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन R मिलेगा, इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे रोलर है, अगर ये बीम राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ मूव करना चाहेगी तो ये रोलर उसको आज़ादी देगा कि आसानी से वो लेफ़्ट या राइट मूव कर सके। यहाँ पे वो रोटेशन को भी रेजिस्ट नहीं करने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ओवरहैंगिंग बीम की बात करते हैं। अगर कोई ऐसी बीम है जिसका एक एंड सपोर्ट से आगे निकल गया हो, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है या फिर कंटिन्यूअस बीम है जिसका एक सपोर्ट आप एक एंड किसी सपोर्ट नज़दीकी सपोर्ट से आगे हैंग कर रहा हो, झूल रहा हो, तो उसको हम ओवरहैंगिंग बीम की श्रेणी में रखते हैं। महत्वपूर्ण हमारे पास बीम एक मौजूद है जिसको हम फिक्स्ड बीम कहते हैं। फिक्स्ड बीम के बारे में ख़ास बात यह है कि इसके दोनों एंड जो है फिक्स्ड सपोर्ट से जुड़े होते हैं, मतलब बीम का जो दोनों सिरा है वो फिक्स्ड सपोर्ट से जुड़ा होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस पूरी बीम में आपको कुल 6 रिएक्शन मिल जा रहे हैं, अगर ये 2D में आप देख रहे हैं, जिसमें एक वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और रोटेशन, 3 चीज़ें। वही यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन आपको मिलेगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी आपको मिलता है। तो अगर ऐसी सपोर्ट कंडीशन के साथ कोई बीम जुड़ा हुआ है तो आप उसको फिक्स्ड बीम की श्रेणी में रख सकते हैं।
अब अगर प्रबलन के आधार पे यानी रीइंफोर्समेंट के आधार पे अगर हम देखें तो बीम दो प्रकार के हमारे पास उपलब्ध है। एक को हम बोलते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन, दूसरे को बोलते हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन। एक चित्र के माध्यम से मैं आपको बता दूं, देखिए अगर ये मेरे पास कोई बीम है सपोर्ट कंडीशन मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम लिया। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाऊं और क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से है, जिसमें न्यूट्रल एक्सिस, अगर मैं मान लीजिए इसको न्यूट्रल एक्सिस कहता हूँ, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ये जो स्टील है ये रीइंफोर्समेंट है। अगर स्टील सिर्फ लोडिंग कंडीशन मैं यहाँ पे दिखा दूँ ताकि जस्टिफाइड हो सके कि टेंशन जोन कौन है। अगर इस तरह के सपोर्ट कंडीशन है और लोड ऊपर से नीचे की तरफ है तो आपको पहले से पता है, पहले भी हमने बात किया है कि ये जो बॉटम सेक्शन है ये टेंशन में होगा और ऊपर कौन सा जोन होगा, कंप्रेशन जोन होगा। अगर ऐसा सपोर्ट कंडीशन है और लोडिंग पैटर्न इस तरह है तो आपका बॉटम सेक्शन टेंसाइल जोन होगा और टॉप सेक्शन जो है वो टॉप पोर्शन आपका कंप्रेशन जोन कहलाएगा। अगर आपने जो रीइंफोर्समेंट है सिर्फ टेंसाइल जोन में लगाया है तो उसको हम कहेंगे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन। अगर कहीं आपने स्टील दोनों जगह दी होती, मतलब टेंशन और कंप्रेशन जोन में दोनों दिया होता, तो जो बीम का क्रॉस सेक्शन है वो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होता। अनुप्रस्थ काट है ये बीम का, अगर मैं 2D में दिखाऊंगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। मैं इसी चित्र को यहाँ दिखा रहा हूँ और इसी चित्र को यहाँ भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यह जोन यहाँ पर कंप्रेशन था, ये टेंशन था जो हमने यहाँ पे जस्टिफाई किया हुआ है। वही अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये कंप्रेशन जोन है और अगेन ये टेंशन जोन है। तो डबली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन में आप क्या करते हैं, आप दोनों तरफ स्टील प्रोवाइड करते हैं। टेंशन जोन में भी कंप्रेशन जोन में भी स्टील आपने दे रखा है और वही स्टील आपने कंप्रेशन जोन में भी दे दिया है। अगर आपने इस तरीके का पैटर्न इस्तेमाल करना चाहा है कि कंप्रेशन और टेंशन जोन दोनों में ही स्टील आपने दिया है तो आप कह रहे होंगे कि वह बीम डबली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन की श्रेणी में आता है। अब मैं एक कैलकुलेशन के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि किसी बीम पर रिएक्शंस हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक बड़ा सरल उदाहरण मैंने लिया है। ये हमारे पास 4 मीटर की बीम है जिसमें 1-1 मीटर के गैप पर यहाँ इस एंड ए से 1 मीटर पे आपने 2 किलो न्यूटन का लोड लगाया, फिर 4 किलो न्यूटन का, फिर 2 किलो न्यूटन का और फिर बी है। ये मैं मान लेता हूँ कि जो हमारे पास ये बीम है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसमें ये एरो से हालांकि दिखाना गलत है, ये होना चाहिए आपके पास ये हिंज्ड सपोर्ट और यहाँ पे होना चाहिए और रोलर सपोर्ट, या उल्टा भी हो सकता है, वो रोलर ये हिंज्ड हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो इस उदाहरण पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम रिएक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं शुरुआत करूं तो यहाँ पे जो यह सेक्शन है इसको अगर मैं RA मान लूँ और यहाँ पे जो रिएक्शन मिल रहा है इसको RB मान लूँ। देखिए हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जो इक्विलिब्रियम की परिस्थितियाँ हैं वो क्या क्या हैं, 3 हमारे पास यहाँ पे 2D में मिलती हैं। एक तो सिग्मा Fy इक्वल टू 0, मतलब कि सारे वर्टिकल फोर्सेस का जो समेशन होगा, जो जोड़ होगा उनके साइन के साथ, नेचुरल साइन के साथ, उसका सम 0 होगा। सिग्मा हॉरिजॉन्टल, सिग्मा H यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का जो रिज़ल्ट है वो भी 0 होना चाहिए और मोमेंट का भी किसी भी एंड पे मोमेंट भी 0 होना चाहिए अगर सिंपली सपोर्टेड कंडीशन की बीम है। यहाँ पे साइन कन्वेंशन की मैं बात कर लूँ, देखिए साइन कन्वेंशन आपके ऊपर है कि आप क्या मानते हैं, पैटर्न एक सा होना चाहिए, स्वेच्छा है कि आप कौन सा मानते हैं। मैं यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन बताऊँगा आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं या खुद से भी कोई साइन कन्वेंशन मान सकते हैं। मैं यह मानता हूँ कि अगर कोई फोर्स वर्टिकली अपवर्ड हो तो मैं उसको पॉजिटिव लूँगा, कोई फोर्स अगर वर्टिकली डाउनवर्ड हो तो मैं उसको नेगेटिव लूँगा, और सैगिंग को मैं पॉजिटिव और हॉगिंग को नेगेटिव लूँगा मोमेंट के केस में। देखिए अगर कोई बीम इस तरीके से है इसको सैग मैं कहूँगा तो इसको मैं पॉजिटिव लूँगा। इस एंड पे अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लूँगा, अगर मैं इस एंड पे खड़ा हूँ तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लूँगा। वहीं अगर मैं हॉगिंग की बात करूँगा तो हॉगिंग को मैं यहाँ पे नेगेटिव मान रहा हूँ, मतलब अगर इस एंड पे खड़ा हूँ तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव मानूंगा और इस स्टेशन पे खड़ा हूँ तो मैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव
मानूंगा। तो ये साइन कन्वेंशन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, मसलन इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। सिर्फ लोडिंग का डायरेक्शन आपको उल्टा सा दिखेगा, लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ सारा कुछ परफेक्ट आएगा। तो आइए मैं इसी साइन कन्वेंशन के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं यह करूँगा कि सिग्मा Fy को 0 करूँगा, मतलब सारे वर्टिकल फोर्सेस को शून्य के मतलब समीशन को 0 करने के उद्देश्य से इसको सॉल्व करूँगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में सारे वर्टिकल फोर्सेस का समीशन अगर 0 नहीं हुआ तो यह बीम स्थिर नहीं रहेगी। अगर ये फोर्स, ये सिग्मा Fy 0 नहीं है तो ये बीम या तो ऊपर जा रही होगी या तो नीचे जा रही होगी। अगर ये बीम स्थिर है, इसका मतलब क्या है कि सिग्मा Fy क्या है, 0 है। अब देखिए आपके पास वर्टिकली अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं, RA है और RB है। यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स 2 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन और 2 किलो न्यूटन है। तो मैं यह कह सकता हूँ वर्टिकली अपवर्ड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, डाउनवर्ड को नेगेटिव, तो मैं कह सकता हूँ RA प्लस RB। अब नीचे की तरफ है -2 किलो न्यूटन, -4 किलो न्यूटन, -2 किलो न्यूटन इक्वल टू 0। अब मैं जब इसको साइन कन्वेंशन को ठीक करूँगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि RA प्लस RB इक्वल टू 2 4 4 8 किलो न्यूटन। ये हमारे पास इक्वेशन 1 मिल गई। आप कह सकते हैं कि सिग्मा Fy इक्वल टू 0 करने से आपके पास ये इक्वेशन मिल गई। यहीं पर जब मैं सिग्मा H को 0 करूँगा, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को 0 करूँगा, तो यहाँ पे देखिए कहीं भी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं दिख रहा है, इसलिए इस इक्वेशन का जो हमारे लिए इस्तेमाल है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आखिरी इक्विलिब्रियम कंडीशन को इस्तेमाल करूँगा, चूँकि हमारा सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह काम कर रहा है। जो सपोर्ट है वो एक तरफ हिंज्ड है और दूसरी तरफ रोलर सपोर्ट है। तो यहाँ पे हमें मोमेंट कोई नहीं मिलेगा, तो हम किसी भी एंड पे मोमेंट को 0 कर सकते हैं, 0 मान सकते हैं। अच्छा, इसको मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, अगर पिन सपोर्ट है, अगर इस पर कोई रोटेशन काम कर रहा होगा तो ये बीम रोटेट कर रही होगी, क्योंकि ये जो सपोर्ट है वो फिक्स्ड नहीं है। ये सपोर्ट कैसा है, हमारे पास जो सपोर्ट है वो आपके पास हिंज्ड है और रोलर सपोर्ट है। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि अगर हमारी बीम रोटेट नहीं कर रही, फिक्स्ड है, स्टेबल है, इसका मतलब कि एंड पे जो रोटेशन है सिग्मा m है वो क्या है, 0 है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि सिग्मा m एट a इक्वल टू 0, यानी कि इस पॉइंट पे जो रोटेशन है उसको मैंने 0 मान लिया। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँगा तो अगर मैं a पे देखूँगा तो जो RB है, RB क्या है, वर्टिकली अपवर्ड है। ये हमें एक रोटेशन दे रहा होगा जो काउंटर क्लॉकवाइज है, यानी कि सैगिंग का ये हमें इंडिकेशन कर रहा है। अगर सैगिंग है तो मैं उसको पॉजिटिव लूँगा। देखिए RB को मोमेंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो RB इंटू ये डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 और 4 मीटर दूर है RB स्टेशन A से, पॉइंट A से। तो मैं यह करूँगा कि 4 RB, ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव का आया। अब उसके बाद जब मैं थोड़ा और इधर आऊँगा तो E पॉइंट पे जब मैं जाऊँगा तो देखूँगा कि 2 किलो न्यूटन का लोड जो नीचे की तरफ लग रहा है, यह लोड कैसा कैसा रोटेशन दे रहा होगा, ये वर्टिकली नीचे की तरफ रोटेशन आ रहा होगा, डाउनवर्ड आ रहा होगा, जो हॉगिंग होगा। तो हॉगिंग के लिए मैं नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करूँगा। इसका मोमेंट क्या होगा, 2 इंटू 3, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 है तो -2 इंटू 3। इसका जो यूनिट होगा वो किलो न्यूटन मीटर का यूनिट होगा, मोमेंट किलो न्यूटन मीटर में आता है। फिर उसी तरीके से स्टेशन डी पर मैं देखूंगा तो ये आएगा -4 इंटू 2, और फिर जब स्टेशन सी को मैं देखूंगा तो 2 इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 है तो ये आएगा 2 इंटू 1। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 4 RB इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो कुल मिला करके हमारे पास 16 आ जाता है। जब मैं इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ करूँगा, इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा। जब मैं दूसरी तरफ करूँगा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा RB इक्वल टू 16/4, यानी कि RB की वैल्यू हमें मिल गई 4 किलो न्यूटन। इसको इक्वेशन 2 में कह लूँगा। जब मैं RB को
4 के बराबर इस इक्वेशन 1 में रखूँगा तो मुझे एक और वैल्यू मिल जाएगी, RA बराबर 4 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से हमने रिएक्शन दोनों ही कैलकुलेट कर लिया। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हम रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विथ लोडिंग पैटर्न, अगर हमारे पास पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ है तब। एक और उदाहरण हम सॉल्व करेंगे जिसमें हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का चित्र बनाया हुआ है, एग्जाम्पल लेना चाहा है यूडीएल का। काफ़ी कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही होगा, बस एक दो नई चीज़ें आपको सीखने के मिलेगी। साइन कन्वेंशन हम पहले जैसा ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव, वर्टिकली डाउनवर्ड को नेगेटिव, हॉगिंग को पॉजिटिव और सैगिंग को नेगेटिव। तो ये सैगिंग को पॉजिटिव और हॉगिंग को नेगेटिव, मैंने उल्टा बोल दिया था। तो ये साइन कन्वेंशन हमारे पास इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एक बीम है जो 4 मीटर लंबी है और इसके 2 मीटर स्पैन पे एक यूडीएल लगा हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, जिसका इंटेंसिटी है 2 किलोन्यूटन पर मीटर, यानी कि प्रति मीटर लेंथ पर इसका टोटल लोड कितना लगा हुआ है, 2 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। मैं अगेन वही इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्तेमाल करूँगा, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एच इक्वल टू 0 और सिग्मा एम एट एनी सेक्शन ए इक्वल टू 0 मैंने मान लिया। यहाँ पर भी सपोर्ट कंडीशन क्या है, एक पर हमारे पास हिंज सपोर्ट है और दूसरे पर रोलर सपोर्ट हमारे पास लगा हुआ है। अब देखिए रोलर सपोर्ट, अगर हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट है तो उसमें कहीं भी आपको रोटेशन के प्रति रिएक्शन नहीं मिलने वाला, मतलब आपके पास कोई भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमने सिग्मा एम को भी 0 कर दिया। हमने ए लिया है, आप बी भी कंसीडर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, मतलब सारे वर्टिकल फोर्सेस के समीशन को जब मैं 0 करूँगा तो देखिए यहाँ पर मुझे आर ए मैंने मान लिया, यहाँ पर मैंने मान लिया आर बी। तो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आर ए प्लस आर बी। अब देखिए यह जो यूडीएल है इसका टोटल लोड कितना आएगा, इंटेंसिटी इसकी है 2 किलोमीटर पर मीटर और ये लगा हुआ है 2 मीटर पे, तो इसका जो टोटल लोड आएगा वो आएगा 2 किलोमीटर पर मीटर इंटू 2। तो अच्छा ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये एरो से आपको दिख रहा है, तो ये कैसा जाएगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 2 मीटर्स इक्वल टू 0। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं ये लिख सकता हूँ कि आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 2 इंटू 2 4, और जब इक्वल टू के दूसरी तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा 4 किलो न्यूटन। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए मैं पॉइंट स्टेशन ए पर सिग्मा एम एट ए इक्वल टू 0 करूँगा, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसलिए हमारे पास ये जो सिग्मा एच है ये इनसिग्निफिकेंट हो गया है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जब मैं मोमेंट एट ए लूँगा तो देखिए सबसे पहले मुझे फोर्स दिखेगा आर बी। आर बी क्या है, वर्टिकली अपवर्ड है, जो एक रोटेशन देगा काउंटर क्लॉकवाइज। जो अगर यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, जैसे अगर इस स्टेशन पे हैं और कोई फोर्स इस तरह लग रहा है, रोटेशन इस तरह है, तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव। तो अगर हम स्टेशन ए से देख रहे हैं आर बी पे लग रहे हुए रिएक्शन को, तो इसका डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है, तो मैं उसको लूँगा पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे लिख पाऊँगा फोर्स आर बी को कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल रहा है 4, तो मैं इसको लिखूँगा 4 इंटू आर बी। अब देखिए उसके बाद सी, स्टेशन सी और स्टेशन डी के बीच में यूडीएल लगा है, जिसका अगर टोटल लोड मैं देखूँगा तो 2 इंटू 2 है, यानी कि 2 किलोमीटर पर मीटर का इंटेंसिटी के साथ ये 2 मीटर पे लगा हुआ है, तो टोटल लोड कितना हो गया 4 किलो न्यूटन का हो गया। और यूडीएल के केस में जो इसका आभासी स्थल माना जाता है कि जहाँ पे ये लग रहा है वो ठीक इसके मध्य में माना जाता है, यानी कि इसकी वजह से जो इन दोनों के जो मल्टीपल के साथ जो फोर्स हमें मिलेगा वो मान लेंगे कि इस पूरे लेंथ के मध्य में वो कार्य करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे मान सकता हूँ कि 4 किलो न्यूटन का लोड यहाँ से 1 मीटर पे लग रहा है, क्योंकि ये टोटल 2 मीटर था, मध्य पे लगेगा तो इस एंड से यानी स्टेशन सी से वो 1 मीटर पे लग रहा होगा। अगर मैं इसका रिएक्शन देखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, इस स्टेशन से
ये पहली बात कि जो रोटेशन देगा वो क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, तो नेगेटिव आएगा। मैं नेगेटिव साइन के साथ लिखूँगा 4 इंटू, अब देखिए यहाँ से दूरी 2 ये और 1 ये 3 इक्वल टू 0। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि 4RB इक्वल टू 12 या RB बराबर 3 किलो न्यूटन। ठीक, ये मेरे पास RB मिल गया। इसको मैं इक्वेशन 2 कर लेता हूँ, और जब मैं इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखूँगा, इस इक्वेशन में यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख रखा है, इस इक्वेशन में रखूँगा तो मुझे RA की वैल्यू मिल जाएगी 1 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास इस तरीके से रिएक्शन निकल के आ गया। तो आप देख पाए कि हमने यूडीएल के केस में रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किया। इस पूरे पाठ में जो हमने पढ़ा, अगर मैं सारांश आपको बताना चाहूँ तो पिछले भाग में हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी। हमने बात किया था कुछ मटेरियल जो आरसीसी बनाने, सीमेंट कंक्रीट बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें मुख्य क्या क्या था मैं एक बार आपको पुनः दोहरा देता हूँ। सबसे मुख्य था सीमेंट, फिर उसके बाद फाइन एग्रीगेट था, फिर महत्वपूर्ण था कोर्स एग्रीगेट, फिर स्टील बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद पानी भी हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण था, और कुछ एडमिक्सचर्स का इस्तेमाल हम करते हैं जो कंक्रीट के प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अगर कंक्रीट आप जहाँ बना रहे हैं वहाँ से आपकी साइट काफ़ी दूर है, तो आपको क्या चाहिए होगा, ऐसी कंक्रीट चाहिए होगी जिसका सेटिंग टाइम ज़्यादा हो। तो वहाँ पे जो एडमिक्सचर्स का इस्तेमाल करेंगे वो सुपर प्लास्टिसाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे। सुपर प्लास्टिसाइजर्स का काम क्या है कि उसका जो सेटिंग टाइम है उसको इन्हांस कर देना, बढ़ा देना। वहीं अगर आप देखेंगे हमने पढ़ा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का, तो क्यूब टेस्ट हमने किया था, वर्केबिलिटी के लिए स्लम टेस्ट किया। इस सेक्शन में हमने देखा टाइप्स ऑफ बीम, अलग अलग बीम के बारे में देखा, और फिर हमने रिएक्शंस को कैलकुलेट किया। यह पूरा पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने रेफरेंस के तौर पर निमी द्वारा बनाई गई बुक्स का इस्तेमाल किया जो ड्राफ्टमैन सिविल के लिए बनाई गई है, और ML गंभीर साहब की लिखी हुई किताब डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड सीमेंट स्ट्रक्चर्स के से कुछ रेफरेंसेस मैंने लिए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का यह पाठ आप सभी के लिए लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।